बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक नई खिलखिलाती, पॉजिटिव, ब्राइट एंड ग्रीन सुबह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। व्यूअर्स, जब इंसान सेहतमंद होता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक खुशी, एक पॉजिटिविटी का आंसर तो होता ही है, लेकिन जब इंसान बीमार हो जाता है या किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो फिर इंसान के अंदर एक लेथार्जी आ जाती है, एक डिप्रेसिव मूड आ जाता है। ऑब्वियसली किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि वो बीमार हो। तो बीमारी होती क्यों है? बीमारी चाहे वो वायरल हो या वो बैक्टीरियल हो या कोई आपको इन्फेक्शन हो, उसकी बेस तो जर्म्स ही बनती हैं। अब जर्म्स की हमने बहुत बातें सुनी और जर्म्स के बारे में हमें बड़ी गाइडेंस भी दी गई कोविड के उस पूरे सिलसिले के दौरान। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो एहतियात और जो हम लोगों ने सारी चीज़ें की कोविड के वक्त में अपने आप को महफूज रखने की, वो सारी चीज़ें फॉर सम रीज़न हम भूल गए और अब सब ज़िंदगी एज़ यूजुअल लेके चल रहे हैं और कोई भी एहतियात नहीं कर रहा। तो व्यूअर्स, आज फिर आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज कि जर्म्स से बचना बहुत ज़रूरी है। और जर्म्स हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में एक रूटीन में हर जगह पाए जाते हैं। अगर हम दरवाजे के हैंडल की बात करें, डोर नॉब की बात करें या हैंडल की बात करें, तो उसमें भी, क्योंकि हर इंसान उसको हाथ लगाता है, उस पर भी जर्म्स होते हैं। अलमारियाँ, कैबिनेट्स, किसी भी चीज़ जिसका हैंडल होता है, जिसको और लोग भी टच करते हैं आपके अलावा, उस पर आपके और दूसरों के जर्म्स लग जाते हैं। फिर बात करते हैं ज़मीन की। अक्सर लोगों के घरों में बच्चे, जिस तरह हमारा ये फ्लोर आपको नीट एंड क्लीन लग रहा है, लेकिन फिर भी इस फ्लोर पे अगर कोई खाने की चीज़ गिर जाएगी तो आप खाएंगे? मैं तो नहीं खाऊंगी। हम इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें नज़र नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि जरासीम नहीं है। हम क्यों बच्चों को, जब वो ज़मीन पे ज़्यादा खेलते हैं, उछलते कूदते हैं और अपना हाथ मुंह में डालने लगते हैं छोटे बच्चे, तो हम फ़ौरन का हाथ पहले वॉश कराते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ज़मीन पे भी जरासीम होते हैं। आप अभी टाँकी लगाएं, अभी आप टाँकी लगाएं प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट लिक्विड के साथ, सारी चीज़ों के साथ, फिर भी ज़मीन पे कोई ना कोई जर्म्स थोड़ी देर के बाद ही फिर पैदा हो जाएंगे, बिकॉज ये ज़िंदगी और नेचर का एक सिलसिला है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब हम ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं, सौदा लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर हम फल और सब्जियाँ उठा के देख रहे होते हैं कि ये ठीक है, अच्छा हाँ ये वाला ठीक है, अच्छा ये बैग में डाल लेते हैं। अब हम ग्रोसरी शॉपिंग भी जब जाते हैं तब हमारा एक्सपोजर इतनी ज़्यादा चीज़ों को होता है और अलमारियों में, मतलब जो कबर्ड्स में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, शेल्फ्स के ऊपर, उनको उठा के देखना, ये करना वो करना। अब ऑब्वियसली अगर आप उनको हाथ लगा रहे हैं तो दूसरे लोग भी हाथ लगाते होंगे, उधर भी जरासीम आ गए। आगे बढ़ते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं उस पर भी जरासीम होते हैं। अब अगर ये कपड़े मैंने पहने हैं और मैं उतार देती हूँ और मेरी कोई फ्रेंड या मेरी कोई कज़न आके मुझसे कहती है कि मैं ये कपड़े पहनना चाह रही हूँ या बोरो करना चाह रही हूँ, तो वो बेशक बोरो कर सकती है, लेकिन वॉश करके पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें भी जर्म्स आ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ आप बार बार पहनते हैं उसके अंदर आपके जर्म्स होते हैं। जब आप कपड़े शेयर करना शुरू करते हैं तो फिर इश्यूज़ डेफिनेटली बनते हैं। उसके साथ साथ एक और बहुत मेजर एलिमेंट, एक मेजर चीज़ जिसका पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि खैर है, तौलिया और बेडशीट्स। देखिए, अगर आप अपनी बेडशीट पे सो रहे हैं तो वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन उसी बेडशीट के ऊपर अगर 10 और लोग सोएंगे या आपके बेड के ऊपर जब आपकी फ्रेंड्स या गेस्ट वगैरह भी आते हैं, मेरे घर जब भी गेस्ट आते हैं और स्पेशली अगर कज़न्स वगैरह मेरे बेडरूम में बैठें और अगर कोई, और नॉर्मल सी बात है बेड पे भी बैठ जाते हैं, बेड पे बैठ के सारे चाय पी रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो मैं उनके जाने के फ़ौरन बाद सारी शीट्स चेंज कराती हूँ, क्योंकि उनके जरासीम ऑब्वियसली उस पर लग गए होते हैं। और अगर आप इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं, बेड के ऊपर बच्चे भी खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, सारा कुछ, तो बेड शीट्स को ज़रूर चेंज करें। एंड आई नो कि हर रोज़ बेड शीट्स चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, पानी भी ज़ाया होता है, लेकिन कोशिश करें कि 2 दिन अगर आपने शीट्स यूज़ की हैं तो तीसरे दिन ज़रूर बेड शीट्स को चेंज करें। और यही बात मैं तौलिए के बारे में कहूँगी। टावल तो कभी भी अपने बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, हस्बैंड के साथ भी नहीं आपको टॉवल शेयर करना चाहिए कि आपने उसी टॉवल को यूज़ किया, फिर हस्बैंड ने भी उसी टॉवल को यूज़ किया, फिर बच्चों ने भी उसी टॉवल को यूज़ किया। व्यूअर्स, जरासीम हर इंसान के अपने इंडिविजुअल होते हैं। हो सकता है कि कोई आपको स्किन की ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो या किसी और को कोई स्किन का ऐसा इशू हो रहा हो जो नज़र नहीं शायद इस वक्त आ रहा, और वही स्किन की इन्फेक्शन फिर आपको भी हो जाएगी। आपने नोटिस नहीं किया कि जब भी कोई बीमारी, स्पेशली कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ किसी को होती है तो डॉक्टर सबसे पहले करते हैं कि जी थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें दूसरे लोगों को अपने से,
इसीलिए क्योंकि सांस के थ्रू भी जरासीम जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, सलाइवा थूक के थ्रू भी ट्रांसफ़र होते हैं, और टच के थ्रू, हाथ लगाने से भी जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं। और वो हाथ लगाने वाले जो जरासीम टच वाले जो होते हैं उसको हर कोई भूल जाता है। वैसे तो अक्सर लोग छींक मारते हैं और फेस को कवर नहीं करते। भाई जब आपने छींक मारनी है आप ऐसे छींक मार लें, या तो किसी टिश्यू में या किसी कपड़े में मार लें। मैं तो अक्सर अपना जो दुपट्टा होता है वो इस तरह आगे कर लेती हूँ या अपने बाजू के अंदर कर लेती हूँ। मर्द हज़रात जो हैं वो अपने स्लीव में कर सकते हैं। और ये आदत अगर आप बचपन से छोटे बच्चों को डालेंगे तो आगे जाके भी वो एहतियात करेंगे, क्योंकि देखिए छींक के थ्रू जो बैक्टीरिया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब अक्सर लोग जो हैं वो पेट्स वगैरह पालते हैं। अपने पेट से खेलने के बाद, स्पेशली जब पेट्स जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल डॉग है या कैट है, वो आपको चाटते हैं तो उनकी थूक में भी बहुत से जरासीम होते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो बहुत से वेरिएंट। अच्छा, फेस जो हमारा चेहरा जो है, अक्सर हम लोग, अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या, फिर मैंने ऐसे अपना हाथ जो है अपने चेहरे पे लगा लिया, हाथ से चेहरे पे जरासीम जाते हैं, क्योंकि चेहरा उतनी चीज़ों को एक्सपोज नहीं होता जितना हमारा हाथ एक्सपोज होता है। अब देखिए ना, मैंने ये कार्ड्स भी पकड़े हुए हैं, मैं अपनी चाय भी पीऊँगी, पानी। सो जितना ज़्यादा अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो थिंग्स टू डू, हमें क्या करना चाहिए? घर को साफ़ रखना चाहिए, अपने मुंह को और अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल सोप का ज़रूर इस्तेमाल करें। वंस अ वीक अपने पूरे घर को, कम से कम वंस अ वीक अपने पूरे घर को डिसइंफेक्ट ज़रूर करें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें ज़रूर, अपने बैग में, अपने बच्चों के बैग्स में, अपने हस्बैंड के ब्रीफकेस में, मतलब हर जगह सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। अपने कपड़ों को प्रॉपर तरीके से वॉश करें, बार बार उन्हीं कपड़ों को मत पहना करें, क्योंकि उससे भी जरासीम और पसीना और ये सारी चीज़ें जो है स्प्रेड होती हैं। सब्जियां और फल जब आप घर लेके आते हैं उसी वक्त प्लीज़ ना खा लिया करें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि टिश्यू पेपर से साफ़ करके खा लेते हैं। जो जरासीम आपको नज़र नहीं आ रहे, जो बार बार मैं बात कर रही हूँ, वो आपको बड़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छी तरह वॉश करके, साफ़ करके इस्तेमाल करें। कपड़े नहीं शेयर करने, अवॉइड करें कपड़े शेयर करने। अगर आपने किसी को गिफ्ट भी करने हैं कपड़े, अपने यूज़ किए हुए कपड़े भी अगर आपने देने। और बाय द वे, जब हम मार्केट से या कहीं से कपड़े ख़रीद के लेके आते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो भूल जाते हैं लोग, कहते हैं तो नए कपड़े हैं। कपड़े नए होते हैं, लेकिन उनको उनकी पैकिंग में और बहुत सी और चीज़ों में उनको ऐसे से केमिकल से क्लीन किया जाता है और उनकी इस्त्री वगैरह कि उनमें बहुत जरासीम होते हैं। तो जब ब्रांड न्यू कपड़े घर लेके आएँ, उनको वॉश करके एक दफ़ा इस्तेमाल करें, एज़ इट इज़ मत पहना करें। अच्छा, एंटीबैक्टीरियल फ्लोर क्लीनर भी इस्तेमाल किया करें। उसके साथ साथ हाथों पे अगर हाथों के जरासीम को मद्देनज़र रखते हुए चेहरे पे बार बार हाथ ना लगाएं। डस्टी प्लेसेस जहाँ पे मिट्टी और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनको अवॉइड किया करें। अगर खांसी आ रही है, टिश्यू पेपर का, किसी कपड़े का इस्तेमाल करें या अपना हैंकरचीफ का इस्तेमाल करें। लोगों के ऊपर छींक ना मारें। और अगर आपके पास कोई पेट है तो उनकी भी पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। और जब भी उनसे खेलें और मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो हाथों को एक दफ़ा ज़रूर वॉश कर लिया करें, बिकॉज इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज़ हो जाती हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यंग लेडी से कराने जा रहे हैं, जो हमें जर्म्स के बारे में तो बताएंगी, लेकिन उन्होंने जर्म फ्री कपड़े इन्वेंट किए हैं। अब ये क्या कहानी है, ये हम उनसे डिस्कस करेंगे। आज जब हमने ये टॉपिक डिसाइड किया तो हमने सोचा कि किसी ऐसे इंसान को ज़रूर शो पे बुलाएंगे जो हमें जर्म से रिलेटेड थोड़ी गाइडेंस भी देगा और बताएगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए। व्यूअर्स माने या ना माने, मैं तो ये बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ। पहले होता था कि सर्दियाँ आती थी तो एक दफ़ा घर वाले जो हैं वो कोई मतलब सब जो हैं एक दफ़ा बीमार होते थे और फिर सेट हो जाते थे। इन सर्दियों में 3-3, 4-4 दफ़ा लोग बीमार हुए हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जब से सर्दियाँ शुरू हुई कि तबीयत नहीं सेट हुई। जरासीम भी बढ़ गए हैं, पोल्यूशन भी बढ़ गई है। हम जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ही फिर बीमारियों से हम बचेंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ पढ़ते हैं। हमारी प्यारी सी आपी आई हैं जो हर बार बहुत ही लजीज खाने बनाती हैं। शेफ़ राहीला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कि आप कैसी हैं, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हम जरासीम से रिलेटेड बात कर रहे थे, जर्म से रिलेटेड बात कर रहे थे, राहीला जी आप क्या कहेंगी? मतलब
हर जो भी आप किसी चीज़ को भी हाथ लगाएं, हाथ ज़रूर धोएं। जैसे खाना पकाते हुए तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। सब्जियां जब हम बाज़ार से लाते हैं तो हमें उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। और देखिए ना, अब सैलेड वगैरह के लिए तो स्पेशली बिल्कुल। खाना आपने देखिए, अब जैसे कि अभी आप देखें कि आप ये लेके आई हैं, यहाँ पे किन्नू भी है और ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल वॉश करके नीट एंड क्लीन करके हमने यहाँ पे रखी हैं। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे जो बनाना है वो आगे खाना भी है। बिल्कुल। सो वी हैव टू बी केयरफुल। और सिर्फ ये नहीं कि अपने घर वालों की हद तक आपने एहतियात करनी है, जब भी आपने कभी कुकिंग करनी है, कोई चीज़ करनी है तो बहुत एहतियात से करनी है। आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कीमा पुलाव। कीमा पुलाव। और इसके लिए मैंने मटन कीमा लिया है और इसमें हम इंग्रेडिएंट्स क्या डालेंगे? इंग्रेडिएंट्स, कीमा हम लेंगे 1 किलो बकरे का और चावल लेंगे हम 1.5 किलो। अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 3 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी 2 अदद, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, तेल 1 कप और प्याज 3 से 4 अच्छा, चाय ये जो हमारी काली मिर्च है ये साबुत होगी या पिसी हुई? ये साबुत डालेंगे। साबुत डालेंगे, जी। ठीक है। और फिर इसका तरीका? इसका तरीका ये है कि आपने कीमा बना लेना है। मैंने तो घर में ही बनाया क्योंकि वो कीमा जो बनाते हैं ना तो वो इसी तरह फिर आप धोते हुए आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो गोश्त धो के अच्छी तरह से कीमा बना लें। और कीमे अच्छा, यानी कि कीमे को मतलब गोश्त से कीमा आप खुद घर पे बनाती हैं, ग्राइंड खुद ही करती हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। और कीमे को आप बॉईल कर लें, गला लें और उसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अगर आपने हड्डियाँ भी ली हुई हैं तो हड्डियों की यखनी ज़रूर बनाएं, उससे बड़ी अच्छी उसमें जो है ना टेस्ट अच्छा आता है। और कीमे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज, अदरक, लहसुन के पेस्ट में, टमाटर भी डाल देंगे। और उसके बाद हमने चावल भिगो के रखे हुए, चावलों को बॉईल कर लेंगे। मैं तो वैसे कभी हाफ़ बॉईल भी कर लेती हूँ लेकिन डायरेक्ट भी डाल देते हैं। कीमा आप अच्छी तरह से उसको भूनें और उसमें फिर आप अपने अंदाजे का पानी डाल के और फिर उसमें चावल डाल दें। उसमें आप जो है ना उसके सॉक होने तक अच्छे से जो है ना देख लें, फिर उसको आप दम पे दे दें। ठीक है। और सब्ज़ मिर्च, लेमन, सिरका थोड़ा सा डाल दें, उससे चावल अच्छे बनते हैं, अच्छे बन जाते हैं। साथ हम बनाएंगे सैलेड और उसमें खीरा, मूली, गाजर और टमाटर, प्याज। और जो सारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो भी ज़रूर साथ सर्व कीजिएगा, क्योंकि देखिए कीमे से हमें प्रोटीन मिल रहा है, चावलों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, तो पेट तो भर जाएगा। लेकिन अगर हम साथ में वेजिटेबल्स भी सर्व करेंगे और रायता भी सर्व करेंगे तो वो एक कंप्लीट मील बन जाएगी। जी बिल्कुल। और कीमा पुलाव बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। जी, बहुत। कीनू का जूस भी डालूंगी सैलेड में। अच्छा जी, आज तो बड़ी फैंसी चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि देखिए ना अब किन्नू इन सीज़न है और किन्नू आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी टेल एंड पे है ये वाला फल, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद जरासीम पे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही टैलेंटेड सी अदीना जमशेद हमारे साथ हैं। आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं और अगर हम कहें कि शी इज़ अनदर यंग अचीवर तो ये बात गलत नहीं होगी, बिकॉज बात ये है कि व्यूअर्स आपको पता है कि हम अपने शो पे हमेशा उन लोगों को बुलाते हैं जो कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो डिफरेंट तो होता है लेकिन साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी उनके थ्रू रोशन होता है। सो शी इज़ अ ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड टेक्सटाइल डिज़ाइनर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, NCA से। इन्होंने डिज़ाइन किया है पहला एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान। एंटीबायोटिक अभी समझ आया था कुछ साल पहले हमें, अब एंटी माइक्रोबियल क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। तो अदीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदीना,
एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? एंटीबायोटिक की हमें पता है, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? माइक्रोब्स बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, और एंटी माइक्रोबियल है जो इनके अगेंस्ट हो, मतलब हमारे वायरसेस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन सब के अगेंस्ट। एंटी जर्मल क्यों नहीं कह दिया? एंटी जर्म, नहीं माइक्रोबियल ही ठीक है। मैं अपनी तरफ से एक नया नाम ढूंढना चाह रही थी जो हम सबको समझ भी आ जाए। बेसिकली ना ये जो फैब्रिक है ये एक ऑर्डिनरी फैब्रिक नहीं है, इसको एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करेगा, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, स्ट्रेप फैमिली, क्लेमाइडोमोनास, सूडोमोनास, इन सब के अगेंस्ट काम करेगा। बेसिकली जब मैं NCA आई तो मेरे थीसिस का प्रोजेक्ट था, तो हमेशा मुझे ये कमी फील होती थी कि हमारे हेल्थ के एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से होनी चाहिए, और स्पेशली जो मेरी टारगेट ऑडियंस थी जिनके लिए मैं काम करना चाहती थी वो पीडियाट्रिक यूनिट के पेशेंट्स थे, पीड्स वार्ड के बच्चे। हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में बच्चों का रिकवरी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ वाइट चादरें होती हैं, वाइट एटमॉस्फेयर होता है, बच्चों की साइकोग्राफिक्स केडर नहीं हो पाती, उनकी साइकोलॉजी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बुरा ना मनाना, लेकिन इवन फॉर एडल्ट्स Exactly. आपको पता है कि मैं दोनों दफ़ा जब मेरे दोनों बच्चों के बारे, हसन के बारे, नूर के बारे एंड हमजा के बारे, आई हैड सी सेक्शंस। अब आपको पता है कि बेबी पैदा होने के बाद, सिजेरियन के बाद आपको 3-4 दिन रुकना पड़ता है। बिल्कुल रुकना पड़ता है। मैं दोनों हसन और नूर की बारी कम से कम, क्योंकि अब इतनी सेंस आ गई थी और इतनी एज हो गई थी कि मैं स्यापा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं कहा जो एहतियात करनी है मुझे बता दे, मैंने नहीं। और मुझे भी डॉक्टर पूछे, डॉक्टर शाइना कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कि मुझे हॉल उठ रहे हैं, ये सफ़ेद दीवारें, ये सफ़ेद चादरें, ये क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसको एक साफ एनवायरनमेंट रखना है, और चादरें वहाँ पे, और हर चीज़ वाइट, और वो वाइट लाइट, एक एडल्ट का बुरा हाल हो रहा था, तो बच्चे जिनको रौनक की आदत होती है उनका क्या हाल हो रहा होगा? तो मैं बच्चों को कलर थेरेपी देना चाहती थी। मैं चाहती थी कलर से इंट्रोड्यूस कराऊँ, कलर थेरेपी दूँ, ताकि बच्चे जो रिकवरी प्रोसेस है बच्चों का वो स्पीड अप हो सके। लेकिन इस चीज़ के साथ ज़रूरी था कि उनको प्रोटेक्शन भी दी जाए। तो जब अब बात आई कलर थेरेपी की कि किस तरीके से बच्चों को कलर थेरेपी दी जा सकती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा पहले फैब्रिक क्रिएट किया जाए, ऐसी फैब्रिक की क्यूरेशन की जाए जो प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन के साथ कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट स्कूल के बच्चों से ड्राइंग्स करवाई, उनकी ड्राइंग से डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किए, और फिर जाके अपनी टारगेट ऑडियंस जो मेरे पीडियाट्रिक यूनिट के पेशेंट थे उनसे सेलेक्ट करवाए कि वो मैं सर्विसेज हॉस्पिटल गई, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई, मैं निश्तर हॉस्पिटल गई, इसके अलावा मैं शौकत खानम गई। मैंने बच्चों से अच्छा, ये अब आपने खुद की काविश या उन्होंने आपको हायर किया? ये नहीं, क्या ये मैंने खुद किया। ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी और उनको कलर थेरेपी, मतलब मोमेंट ऑफ जॉय देना चाहती थी कि ताकि बच्चे एटलीस्ट ये फील करें कि समबडी इज़ थिंकिंग फॉर देम। इसके लिए मैंने कार्टून्स भी बनाए, उनकी फैमिली को भी एजुकेट किया। जो आपके अटेंडेंट होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। बच्चे छोटे हैं, वो आपकी चीज़ को उस तरीके से ग्रास्प नहीं कर सकते जिस तरीके से आप अटेंडेंट्स को समझाएंगे, एंड दे विल अंडरस्टैंड। देखो, रौनक वाली जगह, रौनक वाले कमरे में अगर दीवारों पे कोई पेंटिंग हुई हुई है या कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, और मतलब एक प्ले, आपने देखा कि अब डॉक्टर्स भी जो ज़रा बेहतर ज़रा साहिब हैसियत टाइप पीडियाट्रिशियंस होते हैं, उनके जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो उन्होंने एक एरिया ज़रूर बनाया होता है बच्चों के खेलने का, बिल्कुल, ताकि वो खेल सके, एंजॉय कर सके, ताकि वो डरे ना। वैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन, जान निकलती है बच्चों के दिमाग में एक बहुत डर होता है इन सारी चीज़ों को, और फिर जगह भी हॉलनाक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैंने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी की कि मैं बड़े बड़े रोल्स के ऊपर सारे जो पैटर्न्स डेवलप हुए हुए थे उनको लेकर गई और ख़ुद बच्चों से सिलेक्ट करवाया, दैट वाज रियली न्यू फॉर देम, और उनके लिए बड़ी खुशी की चीज़ थी कि समबडी इज़ थिंकिंग फॉर देम। अच्छा, अब ये यूज़ कैसे करना है? एक तो आप लेके आई हो फैब्रिक, ये मैं अगर आप जी दें तो मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगी व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग। सो दीना, ये बताओ कि इसकी कहानी, मतलब अब ये यूज़ कैसे होता है, ये कहाँ यूज़ होता है? बेसिकली मैंने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में इसके स्क्रब्स और बेडशीट्स दोनों बना के
ये व्यूअर्स ये साथ साथ जैसे दीना बात करिए, मैं आपको ये पैटर्न्स भी दिखाती जाती हूँ। ये बच्चों की ही ड्राइंग से सारे डेवलप किए गए हैं। सही। ऑल द पैटर्न्स आर अच्छा, ये डेवलप्ड। बड़ा पतला सा, ये बेड शीट्स के तौर पे इस्तेमाल किया। ये स्क्रब्स बच्चों के लिए, स्क्रब्स क्योंकि हमारे पाकिस्तान स्क्रब से मुराद वो जो हम बच्चों को पहनाते नहीं है, शर्ट और ट्राउजर नहीं पहनाते जो हाँ वो हमारे पाकिस्तान में आज से पहले हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में बच्चों के लिए स्क्रब्स थे ही नहीं। मतलब इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि बच्चों के लिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ये शर्ट और ट्राउज़र का कॉन्सेप्ट पोस्ट ऑप पेशेंट के लिए या अगर आपका पेशेंट जो स्टेइंग पेशेंट है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अच्छा, बाय द वे बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, क्योंकि जो आप दूसरे कपड़े पहनते हैं जो स्क्रब्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो इतने चुभते हैं एग्जैक्टली नॉट कंफर्टेबल। आप कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में ठहरें, वो कपड़ा इट्स नॉट अ नाइस कपड़ा। बट अब एक्सपेंस भी तो कितना ज़्यादा हो जाता होगा अदीना। देखो आपने अगर ये स्टार्टर प्रोजेक्ट था तो इसीलिए मतलब इट वाज एक्सपेंसिव, लेकिन जब ये मैस प्रोडक्शन के अंदर जाएगा तो चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अब देखिए ना, मतलब बात ये है कि यू नो लाइक आई नो दैट अगर मैं इस किस्म का नॉर्मल आउटफिट भी, अपनी छोटी बेटी 2 साल की है, उसको पिंक बड़ा पसंद है, मैंने अगर उसको इस टाइप का आउटफिट बना के पहनाया तो वो वैसे भी पहनना एंजॉय करेगी। आपको पता है बच्चे तो अब इतने कॉन्शियस हो गए हैं, और बॉयज़ के लिए भी प्रिंट्स हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं, मतलब यूनिसेक्स टाइप भी हैं, तो यू नो एग्जैक्टली। तो मैंने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में स्क्रब्स और बेडशीट सप्लाई की। 150 डेज हमने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, जिन हॉस्पिटल्स के मैंने नाम लिए, तो वहाँ पे बच्चों को हमने ये लिटरली पहनाए और उसके बाद इनके बायोग्राम्स हुए 150 डेज बाद। अच्छा। तो बायोग्राम्स करने के क्या लिए होता है बेटा? बायोग्राम्स होते हैं इनकी केमिकल टेस्टिंग कि इसकी क्या एफिकेसी है, इसने किस किस जरासीम के अगेंस्ट काम किया है और कितने जरासीम मारे हैं इसने और कितने टाइम में मारे हैं। तो ये इंटरनेशनली भी फैब्रिक बच्चों ने जो 150 डेज पहना था वो इंटरनेशनली भी टेस्ट होने के लिए गया, पाकिस्तान में भी टेस्ट हुआ और उसने 99% एफिकेसी शो की है अगेंस्ट स्ट्रेप फैमिली, क्लेमाडोमोनास, सूडोमोनास। ये वो वायरस बैक्टीरिया हैं जिन्होंने हमारे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं क्योस मचाया हुआ है। तो ये पहन भी सकते हैं बिल्कुल, और ये चादरें इसकी बन भी सकती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको वॉल पे भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, हम इवन इसको अपने डेली वेयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल मेरे नज़दीक और वैसे भी ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप हर साल एक नई वैक्सीन निकालो और उसके कॉन्स जाने बगैर ह्यूमंस को जिनीवा पिग की तरह ट्रीट करते हुए उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। तो आपका जो अपैरल है वो आपका सबसे पहला प्रोटेक्टिव बैरियर है, तो एटलीस्ट इसको तो आपको 100% प्रोटेक्शन देनी चाहिए। आने वाले टाइम में विरुलेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। विरुलेंट एक्टिविटी मतलब वायरस बैक्टीरिया का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ क्या जाएगा दीना? अभी देखो, मैं भी यही, जब हमने शो स्टार्ट किए तो मैं यही बात व्यूअर्स को कह रही थी कि व्यूअर्स, डू यू रियलाइज कि अब पहले याद, आई मीन एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंगर, सर्दियां आती थी तो लोग कहते थे एहतियात करो, घर में कोई 2-3 लोग बीमार हो जाते थे और एक ही दफ़ा बीमार होते थे। इस सर्दी आप खुद देखिए दीना, हर बंदे के घर में लोगों को 3-3 दफ़ा जो है एक ही किस्म की खांसी, जुकाम, ये वो। अब आजकल हर किसी का पेट खराब हुआ हुआ लाहौर में। एग्जैक्टली। और पेट खराब होना इज़ यूजुअली समथिंग कि आपके हाथों से कुछ आपके मुंह में गया है और आपको कोई ना कोई वो चीज़ है, और सबसे पहले हमारे हाथ हमारे कपड़ों को लगते हैं। एग्जैक्टली। सो देन इसको अब इंट्रोड्यूस बाकी जगहों पे करने का क्या गेम प्लान है? एक तो हमने कहा ना कि ये हॉस्पिटल्स में और पीड्स में करेंगे, अल्लाह करे कि ये रेगुलर उससे भी जो है वो बाकी अभी तक तो मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई किए वहाँ से तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आया है, बहुत ही मतलब पॉजिटिव उन लोगों ने रिज़ल्ट शो किया है, और वैसे भी बायोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। बाकी अब आगे आने वाले टाइम में इसको इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे मार्केट में भी, ताकि ये हमारे डेली अपैरल में भी, डॉक्टर्स के स्क्रब्स, ओवरऑल्स, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, हेल्थ के एनवायरनमेंट से निकल के आम लोगों के
तक भी मैं आम पहुंच लोगों सके। का ही जानना चाह रही हूँ ना कि आम लोगों तक पहुंचना इसका बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आम लोगों को भी हमें अल्टीमेट प्रोटेक्शन देनी है। लेकिन इसके बनने में और नॉर्मल कपड़े के बनने में क्या फ़र्क होता है? यही तो इसके बनने के अंदर ये फ़र्क है कि इसके अंदर सिल्वर आयंस हैं। बेसिकली सिल्वर आयंस वो केमिकल कंपाउंड है, या आप कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल है जो इसको एंटी माइक्रोबियल बनाता है। मतलब इसको वो प्रॉपर्टीज़ देता है कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये कपड़ा इवन कोविड वायरस या कोविड वायरस से 90 टाइम्स छोटे वायरस के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव है। और इसके प्रॉपर बायोग्राम्स हुए हैं इस चीज़ के लिए, और केमिकल टेस्टिंग हुई है, इंटरनेशनली भी हुई है, और ये अप्रूव भी हो गया ये है। इनिशियली आइडिया आया कब था, क्यों आया था? बेसिकली मुझे ऐसा हमेशा मतलब ऐसा क्या हुआ था? देखो कोई ना कोई चीज़ हमेशा होती है जिससे इंसान कहता जो है कि मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट था इस आइडिया के लिए, वो कोविड का टाइम था। और मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब जब कोविड वाला टाइम था, हमेशा हम सुनते थे कि आपके कपड़ों के ऊपर वायरस 8 डेज़ तक स्टे कर रहा है, इट्स अनसेफ, और स्पेशल सूट्स तैयार होना शुरू हो गए थे डॉक्टर्स के लिए। जब हम कोविड पेशेंट के पास जाते थे, जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते थे, उनकी स्पेशल किट्स होती थी। तो हमेशा मैं सोचती थी कि ये जो हम किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम उनको एक बैरियर प्रोवाइड करें कि उनको जरासीम ना चिपके तो उन तक ना पहुँचे। हम ऐसा बैरियर क्यों नहीं प्रोवाइड करें कि जरासीम मर जाए, उनको लगे ही ना। और दूसरी बात ये कि देखो आपको तो जरासीम ना लगे, लेकिन जो भी आपसे एक्सपोज हो रहा है वो तो उन जरासीम से एक्सपोज हो रहा है ना। एग्जैक्टली। और जब कोविड वाला टाइम था, मुझे इस चीज़ ने बहुत हिट किया था कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, मतलब यंगस्टर्स अक्सर कोविड में बाहर जा रहे थे, और जो बेचारे बुज़ुर्ग लोग घर में बैठे थे, तो उनको यंगस्टर्स की वजह से कोविड लग जाता था। और जब कोविड का स्टार्ट के अंदर ऐसा सीन था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था इसको ट्रीट कैसे करना है, तो वेंटिलेटर पे हमारे अक्सर बुज़ुर्ग ज़्यादातर चले जाते थे। यही तो बात है। बहुत से मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस्ड इस बात पे हुए कि भाई कोविड तो हमें हुआ था, हमें पता ही नहीं चला कि हमें कोविड है, और उनके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, इन पेरेंट्स इवन इस दुनिया से ही रुखसत हो गए, जबकि वो घरों में बंद थे और हम अपने घरों में कोविड लेके गए। बट खैर एहतियात इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये जो एक सोच होती है ना कि भाई अच्छा, इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पैगाम आपके लिए व्यूअर्स, खांसी, ज़ुकाम, कोई भी इस किस्म की जब चीज़ हो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना तो आप लोग अपने घर में मेहमान बुलाया करें इस दौरान, और ना ही लोगों के घर जाया करें। और अगर बच्चे बीमार हैं, अब मेरे बेटे को हल्की सी खांसी थी कोई हफ्ता पहले, उसके दोस्त की किसी की बर्थडे पार्टी थी, मुझे छोटा हसन जो है बार बार कहे कि मामा आई वांट टू गो, मामा आई वांट टू गो। मैंने कहा बेटा यू आर नॉट वेल। नो मामा आई एम फाइन, आई फील फाइन। मैंने कहा बेटा यू फील फाइन, लेकिन आपको खांसी है। उसकी खांसी से किसी और को खांसी लगे और वो उससे ज़्यादा सवेयर हो, तो मतलब, एंड वैसे भी ये तो एक नॉर्मल तमीज़ की बात है कि अगर आप बीमार हैं या आपका कोई घर वाला बीमार है तो उसको दूसरे लोगों से ना एक्सपोज करें, और आप भी अपने घर में रहते हुए एहतियात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो एक मैसेज सबको ये भी देना चाहूँगी कि लोग ज़रा दिल बड़ा करें और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया करें कि अगर कोई बीमार है तो इस चीज़ को समझें, और ये मत सोचें कि वो बहाने बना रहे हैं कि वो आपको अपने घर में एंटरटेन नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट किया करें। रिस्पेक्ट। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज़ होती है कि भाई कोई बहुत बीमार mind है, हमने जाना है मिलने के लिए। भाई अगर कोई बीमार है और उसको कोई इन्फेक्शियस या कंटेजियस बीमारी है तो आपका उसको जाके मिलना नहीं बनता। Exactly. क्योंकि आप तो शायद फिर भी ठीक रहेंगे, आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो जाएंगे। सो आई मीन मैं कल अपनी अम्मी के अम्मी है मेरी मदर इन लॉ, उधर वो उनके पास गई मिलने के लिए। तो मेरी एक नंद की तबीयत नहीं ठीक थी, वो जैसे ही एंटर हुई हैं उन्होंने कहा मुझे प्लीज़ कोई ना मिले। वो बाहर बैठी हैं फासले पे कुर्सी रख के, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अम्मी इतने अरसे 1.5 महीने बाद वापस 2 महीने बाद आई हैं बाहर से। वो कोने में बैठी रही हैं कुर्सी लगा के सबसे दूर, किसी को नहीं मिली, वो किसी को गले नहीं लगाया, माँ को भी नहीं अपने गले लगाया। उन्होंने कहा मैं सिर्फ आके मिलना चाह रही थी, बट मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बीमार हो। अब एक ये बेसिक ये लिहाज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको लर्न करनी चाहिए। और बात ये कि व्यूअर्स देखिए, कपड़े बना लेंगे आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक एहतियात करनी है वो तो आप लोगों ने ही करनी है। एंड बीइंग अदीना, यू बीइंग अ डॉक्टर एंड देन ऑल्सो बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ये जो आपने एक काम किया है, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
Thank you so अल्लाह much. आपको कामयाबी दे आमीन। और अल्लाह करे कि इसी मटेरियल में सब कपड़े भी बनने शुरू हो जाएं ताकि कम से कम एक कम टेंशन तो हो ना बीमारियों और जर्म्स की। एग्जैक्टली मतलब ये आपका जहन बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि फ्री हो जाएगा कि एटलीस्ट आप ये देख मतलब सोच सकते हैं कि आपने अपना बच्चा भेजा है घर से बाहर, बच्चा एटलीस्ट प्रोटेक्टेड है। आप इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से तो ऑब्वियसली हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो जरासीम है एटलीस्ट उससे हम उससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम विरुलेंट से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, माइक्रोब से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा मदर्स भी। एंड बाय द वे इस स्किन की comfortable बहुत सी lighting में आ बीमारियां जाएंगी। और स्किन की बहुत सी इन्फेक्शंस जो हो जाती हैं उससे भी बचेंगे। आई होप कि आप इस तरह के टॉवल्स भी इन्वेंट कर लें, ये भी एक बहुत बड़ी नीड ऑफ द आवर है। अगला अब आपने तौलिए बनाने हैं हमारे लिए। हाँ, इससे बात तो बिल्कुल ठीक है। टॉवल्स एंड बेडशीट्स मेरी जान, इससे तो चलो बेडशीट्स बन भी जाएंगी, इससे but बेडशीट्स towel- बनी है, हमने हॉस्पिटल में हॉस्पिटल supply में की लगाई, है। वही तो कह रही हूँ, बेडशीट्स तो बन गई, वो भी बन गया, बट जान टॉवल, क्योंकि उससे भी बड़ी बीमारियां फैलती हैं और लोग तो एक Skin दूसरे का infections बहुत ज़्यादा। सो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट मैंने आपको आपका टास्क दे दिया है। कांग्रेचुलेशंस, वी आर Thank वेरी you. प्राउड ऑफ यू, Thank ब्लेस you यू। so much. Thank you so much. भाई व्यूअर्स, अदीना जमशेद के लिए आपने बहुत सी दुआएं करनी है कि ये जो एक उन्होंने मिशन एक काविश की है उसमें ये कामयाब रहें, और इंशाल्लाह। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब सारा कुछ काम वगैरह तो हो गया है, अब द ऑर्डर्स नीड टू स्टार्ट कमिंग इन, और अल्लाह Yes. इनको कामयाबी दे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, फिर वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है ladies and gentlemen, we have Punjabi RDX band. They are one of my favorite bands, as you know. और जब हमने अपने आप को, अपनी रूह को भी जगाना होता है तो हम इनको ज़रूर बुलाते हैं। And we have with us शाहरुख आलम, we have कामिल अमजद, and we have वलीद भट्ट। अस्सलामु अलैकुम। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम सब की फेवरेट पर्सनालिटी आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो ज़रा इनका भी इनको क्या मैं कहूँ व्यूअर्स, मैं इनका कैसे इंट्रोडक्शन करा मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं और इतना सब कुछ कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं कि एक तो वो जो पुरानी वाली जो एक थियोरी होती थी ना कि यार बंदा एक ही काम कर सकता है, वो एक अच्छी तरीके से कर दे तो ठीक है, ये बार बार ये लड़का प्रूव करता है कि देयर इज़ नथिंग दैट ही कैन नॉट डू। बिकॉज अगर हम बात करें एक्टिंग की, चाहे थिएटर की बात करें, चाहे फिल्म की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, हर लेवल पे इस यंग मैन ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। देन एज अ स्क्रीन राइटर, सच अ फैबुलस राइटर माशाल्लाह। देन एज अ डायरेक्टर, आई मीन विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स 2 इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए, एक कोयल एंड देन देयर इज एक थी लैला। अच्छा, एक थी लैला के लिए तो मैं खड़े होकर तालियां बजाना चाहती हूँ। आई लव्ड इट, इट इज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने आपको सिर्फ एक थी लैला के लिए बुलाया है। अच्छा। मैं मजाक नहीं कर रही, बिकॉज लुक यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, ऑल ऑफ दैट स्टफ। मुझे नहीं पता था कि यू आर सच अ गुड डायरेक्टर, थैंक यू। सच अ सेंसिटिव डायरेक्टर, एंड ऊपर से अपनी बीवी को डायरेक्ट कर दिया ना, उसके लिए तो वैसे अलग एक मेडल मिलना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लाहौर आए हुए, खैरियत है? लाहौर एक तो आपके शो के लिए आए, दूसरा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, आर्ट्स काउंसिल कराची वाले कर रहे हैं लाहौर में, तो उसके लिए आया वो। उसमें मेरी दो दफ़ा पेरेंट्स हैं। अमेजिंग। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल जब मैंने शेयर किया कि आप हमारे शो पे आ रहे हैं, आपने हंसना नहीं है प्लीज़, बट किसी ने मेरे से ये पूछा कि यासिर हुसैन से पूछे उनका स्टाइलिस्ट कौन है। एक तो द शूज यू आर वेयरिंग आर अमेजिंग, थैंक यू। दिस होल लुक, जब भी यासिर हुसैन को मिलो एक नया यासिर हुसैन आपको मिलता है। तो मुझे ये बताइए कि ये हु इज़ योर स्टाइलिस्ट, एंड ये जूते कहाँ से, ये मैंने अपने बेटे के लिए भी लेने हैं। ये जूते जी एक बिल्कुल नया ब्रांड है, बिल्कुल नया तो नहीं है बट लाहौर का एक नया ब्रांड है। प्योर लेदर ना? हाँ जी, प्योर लेदर के जूते बनाते हैं और ये मार्क एंड जेकब इनका नाम है और बहुत ही अच्छे ये यंग बॉयज़ हैं, ये इतना अच्छा लेदर का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, मैं बड़ा हैरान हूँ। मुझे एक बात है, हर लेदर वाला बंदा आपसे क्यों रब्ता करता है? आई डोंट नो। इनके थ्रू बाय द वे मुझे एक बड़ी, मैं ये क्योंकि मैं मानना चाहिए इनके थ्रू मुझे एक बड़ी अच्छी लेदर की जैकेट आए लास्ट टाइम शो पे, मैं कहा यार से ये तो बहुत अच्छी जैकेट, यार ये बहुत अच्छी जैकेट है। इसे एक सेकंड रुको,
मुझे एक बंदे ने राब्ता किया, उसने कहा जी मैंने आपके लिए आपके साइज की लेदर जैकेट बनानी है क्योंकि यासिर भाई ने कहा है। मैं कहा है यासिर हर बार शो पे आया करो और हर बार हमारे लिए चीजें बनाए। तो ये भी एक इनकी बात है जो बहुत कम लोगों को पता है कि हर बंदे के काम आते हैं और कोई मुंह से बात नहीं निकालता, ये बंदा उसको करा देता है। सो इस बात के लिए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। मतलब अगर ये बुरे जूते बनाते हैं, आप कंफर्टेबल जूते ही आपको पहनते इतने लोग इतनी चीजें भेजते होंगे, यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज जो बोलते हैं और कहते हैं कि यार ये किसी ने किया, वरना उनके लिए तो ये बहुत बड़ा ऑनर है कि भाई एक बहुत बड़े स्टार ने पहन लिया। तो टेक क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। बट जनरली कौन स्टाइलिस्ट है यासिर, सच बताओ? कोई नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से जो सेल में अच्छी चीजें मिल जाए मैं उठा लेता हूँ। नहीं, मैं वैसे जो है ना बहुत ज्यादा शॉपिंग करता नहीं हूँ। यासिर आपकी लुक्स ऐसे चेंज होती हैं। ये मैंने फिल्म के लिए भी बनाई थी। वो फिल्म मेरी 8 तारीख से शुरू होनी थी, वो पोस्टपोन हो गया। तो अब ऐसे ही रहेंगे जब तक वो स्टार्ट नहीं होगी? नहीं, अब बढ़ जाएगी दाढ़ी, बाल भी बढ़ जाएंगे। बाल भी बढ़ जाएंगे। अच्छा यासिर ये बताइए कि एक थी लैला, सॉरी प्लीज मुझे उसके बारे में पहले बात करने, तो उसके बाद हम बाकी सारी बातें करेंगे। हाउ डिड दिस हैपन? ये कॉन्सेप्ट किसी ने दिया? क्या क्या है इसकी, क्या कहानी? ये फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट था और एक्सप्रेस टीवी के लिए आया था। तो मुझे हिना अमान वहाँ होती हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि ये एक ड्रामा है, मैं चाहती हूँ कि आप और इकरा इसमें एक्ट करें। आप पुलिस वाले का रोल करें और इकरा लैला का कैरेक्टर करें। और लैला नहीं, इसका नाम पहले था, एक थी नाइला। हाँ, तो मैंने जब वो स्क्रिप्ट देखा तो मैंने कहा यार मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे आप डायरेक्ट करवा नाइला इज अ प्रीटी नेम बट उस कैरेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। हाँ, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये आप और वो करें। और मैंने कहा मुझे आप डायरेक्ट करवा लें, एक्टिंग ना करवाएं। तो उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं आप दोनों आएँ, क्योंकि इकरा 2 साल से नहीं कर रही थी टीवी ड्रामा। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप दोनों एक साथ आएँ। तो मैंने कहा यार मैं नहीं करना चाह रहा एक्टिंग, मुझे आप डायरेक्ट करवा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप डायरेक्ट भी कर लें और एक्ट भी करें। तो मैंने कहा सिर्फ डायरेक्ट करें, साथ एक्टिंग करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगे, आप कर लें। तो वो हिना ने इतना फोर्स किया कि मैंने फिर कर लिया। तो मुश्किल तो बहुत हुई मगर मज़ा भी बहुत आया। डायरेक्ट करने का बहुत मज़ा आया। फायजा ने इफ्तिखार ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ था, फिर एक्टर्स बहुत अच्छे मिल गए थे हमको, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। इट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल। वो है तो 6 एपिसोडर, बट उसकी वो एज अ सीरीज उसकी लुक फिल्म वाली है। सीरीज़ की लुक होनी ही फिल्म वाली चाहिए हमारे। हाँ, ये लोग इस बात को समझे नहीं है। आप कोई भी कहीं की वो मैं भी एकदम से मेरे जहन में वो कि नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम आया। उसका ना प्रोडक्शन वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि वो फिल्म जैसी लगे। अगर आप ड्रामे जैसी सीरीज़ बनाएंगे तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, वो तो ड्रामा ही बनाए, फिर सीरीज़ की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ आती क्योंकि हर चीज़ कुछ एक ही जैसी लगती है। सिटकॉम हो गया, ड्रामा हो गया, बल्कि सिटकॉम बेचारा तो बिल्कुल ही जो है ना, और वो सबसे अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सिटकॉम तो सबसे अच्छा होना चाहिए। आप बाहर देखें, फ्रेंड्स हो गया, ऑल ऑफ दीज विल एंड ग्रे, मतलब ऑल ऑफ दीज वेरियस डिफरेंट सिटकॉम्स जो हमने भी छोटे, वेल एटलीस्ट मैंने छोटे हुए होते हुए देखे थे, आज भी उनको देखो तो उनकी फिर भी शक्ल हमारे सिटकॉम से बेहतर है जो 30-40 साल पहले शूट हुए। पाकिस्तान में भी जो यहाँ पे लाहौर से होता था, जिसमें सबा हमीद थी, वसीम अब्बास थे, और वो कितना अच्छा सिटकॉम था, मुझे नाम भूल रहा है उसका, नदीम बेग साहब ने, फैमिली फ्रंट, कितना अच्छा सिटकॉम था वो। कितने बड़े एक्टर्स थे उसके अंदर। आज आप किसी बड़े एक्टर के पास जाएंगे सिटकॉम करना होगा, हमें करना ही नहीं, क्योंकि आपने सिटकॉम की वैल्यू इतनी गिरा दी है कि आप बड़ा एक्टर राजी नहीं होता सिटकॉम करने। हाँ, वो बुलबुले के अलावा और कुछ नहीं है जो टीवी पे। हाँ, ऐसा कुछ, वो भी बड़ी बात है कि वो चल रहा है, और अच्छी बात है कि कोई एक सिटकॉम तो चल रहा है हमारा। सरमत का शाशलिक बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, शाशलिक भी अच्छा था। एक वासे चौधरी का बहुत अच्छा सिटकॉम था जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे। जाट एंड बॉन्ड तो नहीं, वो पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे, पता नहीं इंस्पेक्टर टिम्मी ऐसे कुछ नाम था उसका, बहुत अच्छा था वो। पीटीवी पे आता था। बट वही चीज़ है ना कि वो इट्स जस्ट टर्न इनटू समथिंग एल्स। अच्छा, आपने 2-3 दफ़ा कहा मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या एक्टिंग से आजकल एलर्जी हुई है, क्या सिचुएशन? एलर्जी नहीं है, मुझे टीवी की एक्टिंग नहीं समझ आ रही, आई नहीं है। मुझे 14-15 साल हो गए टीवी में, मैंने 4 ड्रामे किए हैं, सीरियल्स टोटल, जिसमें से 2 में मैं लीड पे था और 2 मैंने अभी जो किए, एक बांदी और एक जो बादशाह बेगम, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, लाइक नेगेटिव। तो मुझे बस थोड़ा सा ही काम अगर टीवी पे मिले तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं ये मेन लीड वाले ड्रामे नहीं कर सकता टीवी पे। क्यों? टेल मी व्हाई। क्योंकि स्टोरी में दम ही नहीं है। 26 किस्तों तक खींच ही नहीं सकते उस स्टोरी को, उसमें एक्टर क्या करेगा, मर जाएगा। मुझे सच्ची बात बताओ, 26 किस्तों 13 किस्तों वाला जमाना बड़ा अच्छा था। हाँ, तब तक उसके बीच में भी ना 2-4 एपिसोड होते थे जिनमें बंदा बोर ड्रैग हो रहा होती था। थी, वो जबरदस्ती की होती थी। अभी मैंने 6 एपिसोड किया, आप उसमें वो कहीं ड्रैग नहीं हुआ, वो सीधा सीधा सही चला और एंड हो गई कहानी। और इतनी होती है कहानी। अब मैं जो आपको 1 घंटे की कहानी 26 घंटे बिठा के सुनाऊँ, आपको मज़ा आएगा? 1 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए कहानी।
इससे लंबी क्या किसी की ज़िंदगी की कहानी होगी भाई। मेरे से तो क्रॉस द बॉर्डर की मूवीज इसलिए नहीं देखी जाती थी, मुझे जब यंगर ईयर्स में जब यहाँ पे अवेलेबल भी होती थी, सारा कुछ होता था, मुझे जब 3 कोई घंटे? कहता था कि चलो देखे, तो 3 घंटे बैठ के फिल्म देखना, मेरे तो नर्व्स उड़ जाती थी कि ये किस तरह बंदा देखे। नहीं 3 घंटे की फिल्म, जैसे अभी मैंने एवाटार देखी, अब नहीं, वो वो ठीक है। ठीक है हाँ, वो ठीक। उसने एक नया कैमरा बना दिया उस फिल्म को बनाने के लिए, वो उसे पानी में लेके चला गया, उसने पता नहीं क्या क्या कुछ, तब कहीं जाके वो 2.5 घंटे हमसे देखी गई है। अच्छा, एक थी लैला से मुझे एक बात याद आई, आपके सेट पे कुछ एक अनप्लेजेंटनेस, कुछ एक सिचुएशन हुई बहुत- थी, बहुत और बुरा। वही सिचुएशन फिर एक और सेट पे हुई है, और आजकल वो बात बहुत Recently. वायरल हुई हुई है। Recently. तो इफ यू डोंट माइंड, आई लाइक, आई नो वो काफी वो ट्रॉमेटिक हुआ क्या था कि वहाँ पे कराची में एक एरिया है, आई थिंक मार्टिन क्वार्टर्स कहते हैं उसको, वहाँ पे एक घर है जो बहुत ज़्यादा अक्सर ड्रामों में नज़र आता है, और बहुत प्यारा सा घर है, क्यूट सा, गरीब घर दिखाना हो तो वो घर अक्सर लोग लेते हैं। तो हमने वहाँ पे शूट किया था, तो एक दिन हमारे किसी एक बॉय की लड़ाई हो गई वहाँ पे टेक्निकल की, और लड़कों ने उसको मारा, उसका सर्वर फाड़ दिया। फिर वो 100 लड़के आ गए और घर के बाहर खड़े हो गए, उन्होंने कहा शूट बंद करें। तो हमने शूट पैक कर दी, एज डायरेक्टर मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं ये इस तरह तो नहीं हो सकता काम, हमने बंद कर दिया, हम चले गए। अगले दिन हमने पुलिस बुलवाई, उन एरिया के लोगों को इन्वॉल्व किया ताकि एक दिन का हम और काम करके उसे ख़त्म कर सकें, पैक करें, क्योंकि लोग तो इस बात को नहीं समझते कि लाखों रुपए लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर और एकदम से यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर कुछ सीन्स रह गए थे, वो हमने किसी और एरिया में जाके चीट किए, बड़ी हमें प्रॉब्लम हुई, मगर सुलह सफाई हो गई थी तो बात ख़त्म हो गई, कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बट अभी वही सिचुएशन हुई हीरा मानी और मानी के सेट पे, नबील कुरैशी का आई थिंक वो सेट था, गुले राना हमारे सेट पे भी थी, गुले राना जी, और अभी इस सेट पे भी थी। तो वो मैं तो तो उनको बेचारी कह रहा था ये बिल्कुल ही आपकी हिल वजह गई से हो रहा होगी। है मैं उनसे कहता आपकी वजह से हो रहा है, जिस सेट पे आप जाती हैं उधर मार कुटाई शुरू हुई। तो वो मैंने सुना जब ये, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतना बड़ा वाक़या हो जाता है। मैंने यूँ अंदाज़ा लगाया कि जब एक मुल्क में कोई कुछ गलत होता है किसी मुल्क के साथ, तो बाकी ममालिक खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार ये हम इसकी मजम्मत करते हैं। हाँ। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि पॉलिटिशियंस कहते हैं जी हम इस बात की मजम्मत करते हैं, तो हम कहते थे यार ये तो मजम्मत ही करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसी अगर एंकर पर्सन या किसी न्यूज़ वाले बंदे के साथ कुछ होता है तो बाकी सारे जर्नलिस्ट खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं जी हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब मुझे समझ आया ये मजम्मत करना कितना ज़रूरी है। हाँ। ये कितना आपको सपोर्टिव फील होता है कि यार अगर कोई मजम्मत कर रहा है इस बात की जो गलत हुई है। मुझे लगा कि इंडस्ट्री में क्या ऐसा कोई नहीं है जो इस बात की मजम्मत भी करे। लाइक तमाम प्रोड्यूसर हजरात, चैनल ओनर्स, ये सब लोग, क्या इनके कोई रिलेशंस नहीं है एक्टर्स के साथ? अगर उनकी जान पे बना ही है, कोई एक ट्वीट भी नहीं करता। बट मेरा पॉइंट इस पूरी सिचुएशन में ये है, जो मुझे जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही, कि ये इंसिडेंट 2 दफ़ा अब हो चुका है एक ही जगह पे, एक्शन क्या लिया जाएगा? भाई उन जिन्होंने ये किया है, सुना है इस दफ़ा तो कोई लड़कियों की बालियां उतार ली हैं, मोबाइल फ़ोन स्नैच कर लिए हैं इसी दौरान, 100-150 बंदा मारा है लोगों को, सर्वर फाड़ा है, एक्टर्स को एक कमरे में बंद कर दिया 1 घंटे के लिए ताकि बाहर ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं। तो वो बड़ा ट्रॉमा सा हो जाता है उसका। तो वो मैं सोच ही रहा था कि ये जब इतना कुछ होता है, तो हर किसी की कीमती है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, क्या इक्वल है सारे। एक इंडस्ट्री तो चल ही रही है ना, इसका कब वो कोई गिल्ड कब बनेगा? कोई एक तो यूनियन होनी ही चाहिए इन लोगों की भी। यूनियन तो देखिए पूरी दुनिया में है। कनाडा में मैं जब काम करती थी, आई वाज पार्ट ऑफ एक्चरा, यहाँ पे यूनियन बनी जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक्टिव नहीं है। मतलब कोई भी उठ के किसी दिन 4 एक्ट्रेसेस के ऊपर कोई एलिगेशन लगा देता है, कोई उठ के किसी दिन एक्टर्स को मारना शुरू कर देता है, कोई उठ के एक्टर्स के नंबर लीक कर देता है। तो ये सब कुछ कोई भी किसी भी दिन कर सकता है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका कोई जवाबदेह नहीं है। ये कैसी इंडस्ट्री है या? सर मुझे तो देखिए पिछले को 10 साल पहले भी मुझे किसी ने कहा कि एक्टर यूनियन है, ज्वाइन कर लो, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर 5 साल पहले फिर को पर्चे हम लोगों से साइन करवाए, हमने फिर वो कर लिए। बात ये कि अब एक्टिवली इन्वॉल्व होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन खैर यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, कुछ म्यूज़िक भी होगा, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यासिर हुसैन नेक्स्ट, क्योंकि हर बार कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। तो ब्रेक के बाद कुछ गाते हुए आएंगे, फिर बातों की तरफ जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। तो आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, वी हैव पंजाबी RD एक्सपैंड विद अस, शाहरुख ने आलम, कामिल अमजद एंड वलीद भट्ट।
ऑसम। थैंक यू। कभी तुम लोग जगा देते हो, कभी तुम लोग सुला देते हो, मुझे तो तुम लोग की समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है तुम लोग सीरियल बना रहे हो। लेकिन खैर हम इस पे बात करेंगे आगे जाके। अच्छा तुम लोग ये तो बताओ कि आजकल हो क्या रहा है, मफरूफियात क्या है आप लोगों की? प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, नया वीडियो सॉन्ग कह रहे हैं, आइडियो उसका बन गया हुआ है, इंशाल्लाह जल्द आपको स्क्रीन पे मिलेगा वो। तो फिर जब रिलीज होगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल करना आगे। डन हो गया, ऑसम। ओके, आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यासिर हुसैन कि लोग आपको कंट्रोवर्शियल कहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्शियल तो वो बंदा होता है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। इंडस्ट्री का अगर सबसे सच्चा इंसान कोई है तो वो यासिर हुसैन है। ये मैं पर्सनली भी इस बात की व्यूअर्स ऑन एयर गारंटी देती हूँ, और अदरवाइज भी। ये नहीं है कि जो अपने सोशल मीडिया पे बात कह देते हैं या अदरवाइज कहते हैं, सच बोलने पे कौन कंट्रोवर्शियल होता है, मुझे ये कभी सेंस नहीं समझ आई। एक तो मुझे लग रहा है ये शो मैं पैसे देके करवा रहा हूँ कि मेरी तारीफ हो रही है। नहीं, मैं यासिर यू नो आई एम अ फैन। मैं जब आपको पहली दफ़ा भी मिली थी एक और चैनल पे, प्राइवेट चैनल पे, तो मैंने आपको आके कहा था कि आई एम अ वेरी बिग फैन। काम तो सारे ही करते हैं, और नहीं भी करना आता तो डायरेक्टर निकलवा लेते हैं। आप खुद डायरेक्टर, आपको पता है आप लोग कर ही लेते हैं। टैलेंट के अलावा इंसान के अंदर क्या मादा है, क्या मेरिट है, वो मुझे मैटर करता है। टैलेंटेड तो हर कोई है, वो लोग भी टैलेंटेड है जो स्क्रीन पे नहीं काम कर रहे। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज इंसान भी तो अच्छा हो ना, कि उसके अंदर मेरिट भी तो हो। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपको रब ने नवाजा बिकॉज आप इंसान अच्छे, आप झूठ नहीं बोलते हैं। थैंक यू। सो मुझे क्या बताइए कि कंट्रोवर्शियल जो मेरे साथ ये टैग जुड़ गया ना, वो पता नहीं लोग एक तो लोगों को मतलब ही नहीं पता इस बात का कंट्रोवर्शियल होना क्या होता है जी, और दूसरी बात, एक वक्त था जब जो कोई सच्चा होता था या अच्छा इंसान होता था या बीवी के साथ बहुत अच्छा होता था, ये मैंने भी एक फरिया अल्ताफ़ के पॉडकास्ट पे भी बात कही कि ये सारी खुसूसियात लोग कभी बताते नहीं थे कि यार ये जो मेरे दोस्त हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं, ये सच बोलते हैं और ये अपनी बीवी के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं और ये अच्छे इंसान हैं। ये तो इनबिल्ट क्वालिटीज और ये होनी ही चाहिए इंसान होनी में। चाहिए। लेकिन आजकल इतना रेयर हो गया है शायद ये सब कुछ कि ये बातें होना भी एक आपकी खूबी है, इसको बयान किया जाता है कि यार ये बंदा जो है ये सच बोलता है और लोग बड़ा दूर दूर से देखते हैं उसे, अच्छा ये है वो बंदा, अच्छा समझ रही है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि इसमें सच बोलना एक क्वालिटी बन गई है आज के दौर में और वो एक अच्छी मतलब, और कुछ लोगों को वो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को वो कंट्रोवर्शियल लगती है। सच बोलो, ये बीवी जो आपने बात की, ये भी अब बात ये है कि देखिए एवरीबॉडी नोज दैट यासिर अडोर्स इकरा प्यार करती है, बट एक ये बड़ी क्लियर बात है आपकी एक रिलेशनशिप में कि यासिर अडोर्स हिज वाइफ। मेरे शौहर ही अडोर्स मी, लेकिन क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं होते तो वो नजर नहीं आते, तो वो एक मुख्तलिफ बात होती है। अब एक इंसान एक पब्लिक फिगर है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया इस चीज का कि भाई अपनी बीवी को इज्जत देना, उसको प्यार करना, उसकी सपोर्ट करना, ये एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। ये कोई बहुत बड़ा कोई मिरेकल नहीं हो रहा, लेकिन या आपने बात नॉर्मलाइज की और आप लोगों को देखा दाखी हर किसी ने फिर कहना शुरू किया कि हम भी बहुत अच्छे हैं। डिड यू नोटिस दैट? एक ट्रेंड शुरू हो गया इकरा यासिर की एक रिलेशनशिप का। एक अब मियाँ और बीवी क्यों नहीं साथ खुश हो सकते? बिल्कुल, वो एक दूसरे से मोहब्बत का डिसेंसी के दायरे में रह के इजहार क्यों नहीं कर सकते? हदीसें पढ़ें तो उसमें बीवी के तो मियाँ और बीवी के ताल्लुकात के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है जिसको ना समझाया जाता है ना किसी को बताया जाता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अब ये बात भी एक है कि वो सब कहते हैं यार यासिर इकरा से बहुत प्यार करता है, but मेरी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे। बट शी इज शाय, शी इज नॉट as expressive publicly, but the point is that doesn't mean कि वो नहीं करती, but the thing is, और but I'm glad कि लोग कहते हैं कि यासिर इकरा से बहुत करता है। देखो I'll tell you why यासिर, because ये तो एक आम बात है ना कि लड़की जो है वो हर वक्त अपने मियाँ के पीछे लगी हुई होती है। शौहर का बैलेंस में चीज को लेके आना बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि हमें भी उतनी ही जरूरत है ये महसूस करना कि हमें कोई प्यार करता है जितना मर्द की जरूरत है कि उसको महसूस हो कि उससे उसकी बीवी प्यार करती है। और ये एक्सप्रेस करना, आई डोंट नो, हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने ज्यादा हम कोल्ड होते जा रहे हैं। आपके अंदर, आप दोनों के अंदर एक वार्मथ है, एक अपनाइयत है, एक असलियत है, वो बनावटी नहीं लगती, वो नेचुरल मोमेंट्स होती हैं। अच्छा, और बाय द वे एक यंग मैन जो आप दोनों दुनिया में लेके आए हैं, हाँ जी, उनकी लग रहा है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग आप दोनों से ज्यादा बढ़ जानी है। ये क्या माजरा है? मैं यही एड में भी हम आ गए। अनवर मकसूद साहब की जो बेगम है इमराना मकसूद, उनकी बुक लॉन्च थी, दूसरी उनकी किताब का नाम है दूसरी मुलाकात। तो उसमें मेरा भी एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैंने उनके बारे में लिखा था, तो उन्होंने किताब में डाल दिया। क्या बात है। तो मैं उसकी बुक लॉन्च पे गया तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 लफ्ज़ बोलने के लिए बुलाया, तो मैं
मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, इतने बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। तो मैंने जब बोला तो मैंने ये बोला, मैंने कहा यार मैं जब इनके घर आता हूँ, अनवर मकसूद साहब के घर, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ बिलाल मकसूद भी हैं, इमराना मकसूद किताबें लिख रही हैं, अनवर मकसूद को सब जानते हैं वो क्या करते हैं, बिलाल मकसूद एक सुपरस्टार हैं। तो मैंने कहा मैं जब यहाँ आता था तो मुझे अपना आप बिल्कुल लगता था मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त थिएटर कर रहा था और मैं कहता था मैं तो कुछ हूँ ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा नहीं, जब मैं घर जाता था तो मैं तो स्टार होता था। फिर मेरी शादी इकरा अजीज से हो गई जी। तो अब मैं घर में भी मैं कहूँ मैं कुछ नहीं हूँ। अब मेरा जो बेटा है, अब मैं बाहर जाता हूँ, आंटियाँ मुझे कहती हैं कि यार वो कबीर, हाँ जी कबीर कैसा है, वो कबीर को हम फॉलो करते हैं। जगह को भी मैं कितना वाला हूँ, मैं सदके जाऊँ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो वो कहते जी वो हम कबीर को फॉलो करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार अच्छा तो ये गलती भी मुझसे हुई है, मैंने अकाउंट बनाया था उसका सोशल मीडिया। अच्छा, इकरा डिडंट वांट टू मेक इट। इकरा नहीं चाहती थी, पर मैंने इकरा को एक बात कही, मैंने कहा देखो जिस तरह से ज़माना डिजिटलाइज हो गया और जिस तरह से हम अब सब कुछ हो रहा है, आपकी हर चीज़ सोशल मीडिया पे बिकती है, जो भी आप कारोबार करते, तो मैंने कहा आगे जाके ये एक्टर बने ना बने कुछ तो करेगा, इसे सोशल मीडिया तो चाहिए ही होगा। मैं तो जरा कबीर को फॉलो करूँ प्लीज़। हाँ, सिर्फ साइबर स्टॉक नहीं करना, हमने कबीर को फॉलो भी करना है। भाई हमारे अकाउंट का नंबर नाम क्या है? आओ बोलो जो सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले कबीर हुसैन और लॉट्स ऑफ एंस के साथ 3N होंगे आई थिंक। हाय और रब्बा 104K माशाल्लाह माशाल्लाह। And by the way, the great pictures and it's great family content by the way. So definitely. भाई इन दोनों को करे ना करे, कबीर को जरूर फॉलो करें। मैं चाहती हूँ कबीर जो है इन दोनों को बीट कर जाए फॉलोइंग में। बट कुछ लगता है पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर किस किस्म की क्वालिटी ट्रेट्स हैं। हाँ जी, जैसे वो अभी एक एड में आया था अपनी अम्मा के साथ, तो वो लग रहा था कि ये तो एक्टर बनेगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में, नॉट क्रिकेट ज़रूरी नहीं है, बट जैसे जो ओलंपिक्स में जाए, कोई मेडल शेडल ले आए, कोई दौड़े, कोई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कोई घोड़ा चलाए, तो इस तरह की कोई चीज़, स्विमर बन जाए, अगर ऐसा कुछ करे तो बहुत अच्छा है। आप खुद ऐसे थे? हाँ जी, मुझे पहली ज़िंदगी में जो प्राइज़ मिला था वो दौड़ने पे मिला था, तो रेस में मैं अच्छा था। तो फिर काम भी सारे ऐसे किए कि जिनके बाद दौड़ना पड़ जाता है। ठीक है ना, ये भी तो होता है ना। एक तो देखो एक्टर फिर भी बच जाता है, डायरेक्शन में जो ये आ गए हैं ना और फुल टाइम आ गए। अच्छा, मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप डायरेक्शन में और मीडियम्स में भी घूमेंगे। नहीं, व्हाई नॉट, असल मीडियम्स तो वही हैं। बता देना थोड़ा सा हमारे साथ। हाँ जी, मेरा प्लान है एक फिल्म डायरेक्ट करने का, मैं अभी लिख रहा हूँ उसे, और आपके पास भी लाऊंगा स्क्रिप्ट थोड़ी। चलो कह दिया ऑनर में, खुश हो गई। इट्स ओके। नहीं, अच्छा आपने कहा था कि मैं जो कहता हूँ, मैंने बाय द वे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको इतना बता दूं मैं कितनी बड़ी फैन हूँ। मैं ऑन एयर कहूँगी बात कि मैंने इनको ब्रेक में उन्होंने कहा कैरेक्टर है, मैं बात करूँगा आपसे ये वो। पहले तो मैंने कहा देखो उम्र के जिस हिस्से में पहुँच गई हूँ, सोच लो कि अगर करना है कि नहीं। देखो बात करनी है तो सच्ची बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने कही, मैंने कहा अगर आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं और आपकी लिखी हुई फिल्म है तो उसमें आप मुझे दरख्त भी बनाएंगे तो मैं बन जाऊंगी। ये मैं ऑन एयर कह रही हूँ व्यूअर्स। नहीं देखो यासर, अच्छा आपको पता है मैं दरख्त बन चुका हूँ एक दफ़ा, स्कूल में ना? नहीं स्कूल में नहीं। अच्छा फिर वो जब अर्थक्वेक आया था ना, तो हमने अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए एक वो किया था टेब्लो टाइप थिएटर। तो उसमें ना वो हम बच्चों को बताना चाहते थे कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो आते हैं, तो उसके लिए हमने एक पहाड़ था, एक दरख्त था, तो वो आपस में बातें करते तो थे। आप दरख्त मैं दरख्त। अच्छा नहीं, मेरा मतलब था वो जो बचपन में जब स्कूल में प्लेस नहीं होते थे और बच्चा जो सबसे नालायक होता था, लेकिन जाहिर ही उसको सारे बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं तो उसको दरख्त बना देते थे। तो मैंने कहा मैं वो वाला दरख्त भी आपके प्रोजेक्ट में बनने के लिए तैयार हूँ। एंड आप लोग जो लोग हर रोज शो देखते हैं, आपको पता है कि ये वाली इस लेवल ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस मेरा बड़े कम लोगों में होता है। इतना उछलने कूदने वाला दरख्त मैं नहीं लूंगा अपने। नहीं, दरख्त हवा में स्वेप कर रहा है। मैं दरख्त को इधर खड़ा किया, थोड़ी देर में दरख्त वहाँ है। हाँ, नहीं इस इंटरव्यू के दौरान मैं ज्यादातर बैठी रही हूँ। हाँ, शुरू में आप खड़ी होगी, लेकिन मैं काफी देर से सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ। हाँ, वो थोड़ी सी शुरू में तालियां बजाई थी आपके लिए। अच्छा ये बताइए कि अब हर बंदे के करियर स्टार्ट करते हुए कुछ लोग फौरन कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। आपने किस स्टेज पे सबसे ज्यादा अभी तक चैलेंजेस फेस किए और वो चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस आई डोंट नो जुगन, मुझे लगता है कि चैलेंजेस हर इंसान फेस करता है। ये जो सामने बैठे हैं, इन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक अभी आपके सामने पेश किया है, मैं इनको लाइव सुन रहा था अभी बैक स्टेज, उसके बावजूद ये चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। तो चैलेंजेस तो हर इंसान के साथ है। मैं अपने चैलेंजेस इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे लगता है वो शायद इतने बड़े नहीं है। लोगों को मैंने इससे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस फेस करते देखा है। मुझे तो अल्लाह ने बहुत अपने मिजाज की ना मिलना एक चैलेंज है। हाँ, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने 7 साल पहले एक्टिंग छोड़ दी थी, 8 साल पहले। अब देखें, मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मैं
बुरी स्क्रिप्ट ना करके भी मेरा सर्वाइवल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जो बुरी स्क्रिप्ट करना उनकी मजबूरी है। मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, मुझसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। सोचिए ना, आपको अभी आप अपनी मर्जी का काम कर रही हैं कि आप गेस्ट से बात करती हैं, शो करती हैं, घर चली जाती हैं। अब आपको मजबूरन रोज़ सुबह जाके सेट पे ड्रामा करना पड़े रात 10 बजे तक, और वो ड्रामा आपकी पसंद का भी ना हो। भाई मुझे एक प्राइवेट चैनल पे किसी ने कहा ना कि मैं जब कर रही थी वहाँ पे मॉर्निंग शो, तो उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं कि हम ना जो एक ज़माने में मॉर्निंग शोज़ में एक प्ले होता था 2 घंटे का, लाइव प्ले टाइप करे। मैं कहा देखो, हाँ। मैं कहा किसी और नू रख लो, मैनू नहीं करना। मैंने कहा मैंने छोड़ी ही एक्टिंग इसलिए थी क्योंकि कॉन्स्टेंटली वही रोल्स, प्रिटी गर्ल, रोइंग एंड बड़ी बुरी सिचुएशन, और दूसरा एक एक्सट्रीम कैरेक्टर अंग्रेजी बोलने वाली घोड़ी चिट्ठी लड़की जो फास्ट गर्ल है। ये 2 कैरेक्टर्स मुझे मिलते थे, और बार बार कर करके मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हैमस्टर एक व्हील पे नहीं भाग रहा होता गोल 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 गोल। आई फेल्ट लाइक अ हैमस्टर ऑन अ व्हील। बस मैं वो फील नहीं करना चाहता, और इसलिए मैंने लोग 4 सीरियल किए हैं और चारों में डिफरेंट नहीं, कैरेक्टर्स पांचवा हैं। करने लगे आप? हाँ। अभी करने लगे ना एक 5वां नहीं, मैं सीरियल। एज एन एक्टर 4 किए हैं। हाँ। तो और एक थिएटर एक्टर जिसमें इतनी भूख होती है कि यार मैं टीवी पे आऊँगा या मैं काम करूँगा, वो 4 सीरियल करे इतने सालों में, तो इसका मतलब है कि भाई नहीं, उस तरह का काम नहीं हो रहा कि आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करने को मिले। या सिर्फ थिएटर को क्यों नहीं तुम लोग लुक्रेटिव बना रहे? क्योंकि बाहर के ममालिक में थिएटर है लुक्रेटिव। बिल्कुल, वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ टूरिज्म है। ब्रॉडवे पे हर कोई काम ठीक करना है? चाहता है, ख्वाब है लोगों आप का। न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में जाके जब थिएटर देखते हैं ना, तो वहाँ पे रोज़ाना हर 2 मिनट बाद एक फ़्लाइट उतरती है और वहाँ हर कोई आ रहा है, और वो उनका बहुत सारे चीज़ों में से एक चीज़ ये होती है कि थिएटर भी देखना है। अब आप कराची में, लाहौर में थिएटर करेंगे, 1 महीने बाद आपकी थिएटर वाली ऑडियंस ख़त्म हो जाएगी, फिर आप किसके लिए करेंगे? यहाँ तो आपको रोड पे कोई 100 दिनों में से 1 दफ़ा कोई गोरा नज़र आता है, वो भी सड़क पे नज़र नहीं आता, वो किसी बड़ी गाड़ी में जा रहा होता है क्योंकि उसको सिक्योरिटी के मसले होते हैं। तो जहाँ टूरिज़्म ही नहीं है वहाँ थिएटर कैसे होगा? किसी किस्म का आर्ट भी कैसे होगा? बिकेगा कैसे? ट्रू। तो और ये वही इस तरह वाली जुड़ा बात हुआ जो है। हम ब्रेक में फिल्म की भी कर रहे थे कि फिल्में इतनी महंगी महंगी अगर हम बनाएंगे, गारंटीड नहीं है कि वो बहुत बड़ी हिट हो। देखिए मौला जट डिड वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मजीद और कामयाबी दे उस टीम को। मतलब बट बात ये है कि इतने बड़े बजट में अच्छी बन ही जाती है फिल्म, बट क्या आपको इंटरनेशनल रिलीज मिलेगी, क्या वो सारा कुछ होगा? भाई इंडिया में भी ना SS राजामौली जो डायरेक्टर है बाहुबली का, वो एक ही है, वो इतनी बड़ी फिल्म बनाता है इतने साल लगा के। यहाँ पे हमारे पास वो बिलाल अशारी आ गया। हर तरह का डायरेक्टर होता सरमद है। खुसट, हाँ, सरमद सरमद बिलाल, खुसरत टू- देखे, सरमद टू- खुसरत टू- देखे, सरमद खुसरत छोटी फिल्म्स बना रहे हैं, और कम बजट huge वाली, अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हर तरह का डायरेक्टर होता है, हर तरह की फिल्म बनाता है। जरूरी नहीं है कि आपको पास बहुत सारे पैसे हों, बहुत बड़े स्टार्स हों तभी आप मूवी बना सकते अच्छा हैं। यासिर हुसैन कैसी फिल्में बनाएगा ये हम जानेंगे। एंड बाय द वे एनी फ्यूचर इन्वेस्टर्स प्लीज कांटेक्ट हिम बिकॉज ही इज गॉट अमेजिंग स्क्रिप्ट्स। मैं कहने में क्या है, मुझे पता है। अच्छा, एक फैन की कॉल है आपकी, अगर आपकी इजाजत हो जी, तो जी, हम कॉल please। ले लें। जी, ये एक फैन गर्ल है, आप ही कॉल रिसीव करें सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है किसी भी स्क्रिप्ट को चूज करने का? ये तो लैला है। अच्छा इकरा, एक हमें अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसी हो आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स सच अ जॉय टू हियर योर वॉइस, यू आर सच अ वंडरफुल। बट हाउ आर यू डूइंग दिस शो विदाउट मी? वो आप कहीं और है ना। आपने हमें वक्त देना जरूरी नहीं समझा इकरा जी। अच्छा एक बात बताओ जो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, अभी मैंने कहा कि जैसे कि आप बहुत प्यार करते हैं इकरा से, तो इकरा आप इन्हें कितना प्यार करती हैं, आज हमें आप ये बता दें। बेहद बेइंतहा। मैंने क्या कहा? बेहद बेइंतहा। अच्छा मेरे बैकग्राउंड में ना, मेरे कान में मेरे प्रोड्यूसर ने गाना गाना शुरू कर दिया, बेइंतहा। एनीवे तो ये बताइएगा कि ये डायरेक्शन, ये ड्रामे बहुत कम करते हैं, दूसरे वाले शायद ड्रामे करते होंगे लेकिन जो टीवी ड्रामे है वो जरा कम करते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? इज ही नॉट वेस्टिंग हिमसेल्फ एज एन एक्टर? I think he is not wasting himself, but I think he's waiting for something जो जिसमें ये अपनी एक्टिंग, इतना अपना अच्छा जो टैलेंट है वो इन्वेस्ट कर सकें, इतना टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकें। एंड एज आई ऑलवेज से, ही इज अमेजिंग एंड वॉट एवर ही चूजेज, माशाल्लाह। वो इतना इतना बेहतरीन होता है कि वो जितना भी टाइम वेट किया होता है ना, वो सब
it's all worth it when the project comes out. एक फाइनल क्वेश्चन, फिर मैं आपकी जान छोड़ दूंगी। आई नो यू हैव लॉट्स ऑफ अदर नहीं, थिंग्स टू डू। नहीं। वैसे भी आपका वर्किंग संडे था पिछले दिनों। एक तो मैं स्टॉकर हूँ ना आप लोगों की। बाय द वे आई एम अ स्टॉकर, आई जस्ट वांट यू टू नो दैट। अच्छा, तो ये बताइए लिए बहुत कि बड़ा क्योंकि compliment मैंने है। स्वाइप किया ना तो फिर आपकी आप फोटोग्राफर की शक्ल वो भी कह आई रही जो है आप आपसे। स्टॉकर हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नहीं मैं तो थैंक यू सो मच, बट वो होता है ना कुछ होते हैं स्टॉकर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, जो दो लोग मुझे बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लगते हैं ना, उनको मैं फॉलो करके पीछे पीछे उनके लगी रहती हूँ। तो इकरा ये बताइए कि ये जो फिल्म डायरेक्शन की तरफ इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं, आपकी सोच क्या है? एंड वुड यू वर्क विद हिम एज अ लीड? I would love to, but he's a very tough director to work with. क्यों डांटते बहुत है क्या? क्या कभी बताया भी ना? नहीं 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 डांटा। डांटते नहीं है, but he is an actor और थिएटर से माशाल्लाह से बैकग्राउंड है, तो वो सब उन्हें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सारी निटी ग्रिटीज एज एन एक्टर भी पता है कि इस कैरेक्टर में मजीद क्या पॉसिबिलिटी है हो सकता है, तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा, एंड एज अ हस्बैंड, नॉट एज एन एक्टर, नॉट एज एनीथिंग एल्स, एज अ हस्बैंड, 3 वर्ड्स में इनको कैसे डिफाइन करोगी? मुझे पता है बहुत से अल्फाज है, लेकिन 3 बहुत वर्ड। कम है। मुझे पता है बहुत कम है, बहुत बट 3 सबसे बेहतरीन वाले वर्ड सेलेक्ट कर ले या सबसे बुरे, वो आपकी मर्जी है। ओह, सबसे पहले तो लविंग, ऑफ कोर्स। लविंग केयरिंग सब एक ही तरह से आ जाता है, तो आई थिंक लविंग, एंड आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब हिम मोर, बट ही इज द मोस्ट अमेजिंग मैन। आई थिंक मैं यही बात जो अभी ऑन एयर भी सब हम लोग कर रहे थे कि भाई अगर मियाँ हो तो ऐसा, और ये बड़ी एक अच्छी बात है। हम हमेशा कहते हैं एक्टर हो तो ऐसा, ये हो तो ऐसा, वो ऐसा, बट द पॉइंट इज सपोर्टिव मेन जो खवातीन को एम्पावरमेंट की तरफ पुश करते हैं। और बाय द वे हाउ रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट ही इज टू अदर विमेन ऑल्सो। सिर्फ ये नहीं है कि इकरा से प्यार करते हैं, हम सबको आप इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं। थैंक यू सो मच इकरा, वी लव यू। Thank you so much. Thank you. Best of luck for the rest of the show. बट वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अगर आपके कॉलीग इज्जत भी देते हों, रिगार्ड भी देते हों, रिस्पेक्ट भी देते हों, शौहर भी बंदा अच्छा बन जाता है, बहुत सी चीज़ें बन जाता है, लेकिन अच्छा इंसान कभी कभी नहीं बन पाता। तो ये अच्छे इंसान को क्रिएट करने में किन लोगों का हाथ था, ये मैं ब्रेक के बाद जानना चाहती हूँ। यासिर हुसैन की ज़िंदगी में सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग कौन रहे हैं जिन्होंने यासिर हुसैन को यासिर हुसैन बनाया है? घर वाले भी और बाहर वाले भी, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। और हमने आपको वेलकम बैक किया है बहुत होपफुली बहुत टेम्प्ट करके, बहुत ही लजीज सा खाना तैयार है जी। हमारी प्यारी सी शेफ ने, हमारी प्यारी सी आप ही ने, पुलाव भी शेफ तैयार है, सैलेड भी तैयार है, और मैंने कद्दू का रायता बनाया है चुपके से। चुपके से? हाँ जी, ताकि किसी को रेसिपी ना पता पता चले। ना चले। नेक्स्ट टाइम बताऊंगी इंशाल्लाह। डन, थैंक यू सो मच आप, इट लुक्स गॉर्जियस। बाय द वे, जितना लजीज खाना शेफ राइला बनाती है, आई डोंट थिंक हमारा कोई भी शेफ बनाता है, और सारे जेलस भी इस बात से होते ये हैं। मैं कैसे मान लूं? इट्स ट्रू, शी मेक्स अमेजिंग। अभी ये मानना, आप मानेंगे ना, इसके बाद हम आपको चावल खिला के भेजेंगे। वही मैं चाह रहा हूँ कि मैं मान लूँ। क्योंकि हमने कीमा पुलाव स्पेशली इसलिए बनाया था क्योंकि आप देसी खानों के बहुत शौकीन हैं। बहुत ज़्यादा। कल तो मैं पाई खाने लगा हूँ। जी, कल आप आए खाने लगे, मेरे घर खाने लगे, क्योंकि मैंने मिन्नतें तरले करके इनको कहा खुदा का वास्ते मेरे घर आ जाओ, खुदा का वास्ते मेरे घर आ जाओ, ओ, तो बस। फाइनली आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यासिर हुसैन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में किसका रोल रहा है सबसे ज़्यादा? क्योंकि बहुत बादब भी हो, देन एट द सेम टाइम होता है ना, जो बादब लोग होते हैं बड़े बोरिंग भी होते हैं, बट देन यू आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन एंड हल्ला गुल्ला टाइप। सो ये पर्सनैलिटी डेवलप किसका हाथ है इसमें, किन किन लोगों का? मेरे सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत हाथ है, मेरे बहन भाइयों का बहुत हाथ है, और इन लोगों की वजह से ही मैं जो बनाऊँ वो बनाऊँ। फिर इंडस्ट्री में आते साथ ही मुझे ऐसे लोग मिले जो जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, तो उनके घर में बहुत मेरा आना जाना रहा है, और बहुत किस स्टेज पे उनके, आपने जैसे कि कुछ मेंशन किया था कि थिएटर करते? हाँ जी, अनवर साहब को जानते हुए मुझे 12 साल हो गए, तकरीबन 12-14 साल हो गए। तो ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं, आप खुद ही
अदब तो घर से ही मिला था, मगर इनफैक्ट जो आर्ट्स में भी दिलचस्पी है वो घर से मिली थी, बट वो सारा कुछ इनसे मिलके और रिफ़ाइन हो गया। और अदब की जहाँ तक बात है, फिर वही बात कि अदब करना जो है वो ज़रूरी तो है, लेकिन कितनी अच्छी चीज़ है। नहीं, बादब बानसीब, बिल्कुल, और ये एक्चुअल फैक्ट ये है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बट डोंट यू फील कि इन ये जो हमारी जेन जी है, थोड़ा सा इसमें अदब वाला एलिमेंट जो है वो खत्म होना शुरू हो गया, बिकॉज इट्स बिकम अनकूल टू बी पोलाइट, इट्स बिकम But- अनकूल टू बी हाँ, रिस्पेक्टफुल। मगर ये ट्रेंड है, ये चेंज हो जाएगा कुछ अरसे में। जैसे मैंने इंडस्ट्री में देखा, एरोगेंस देखी मैं जब आया इंडस्ट्री में, आज से मैं 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि एरोगेंस बहुत ज़्यादा थी। बहुत। और अब मैं देखता हूँ कि डाउन टू अर्थ होना ट्रेंड हो गया। आपको अक्सर एक्टर्स जो अच्छे लेवल पे हैं वो आपको बहुत डाउन टू अर्थ नज़र आएंगे। हम पड़ोसी मुल्क से भी देखते हैं, उनसे भी सीखते हैं, और भी गोरा बहुत डाउन टू अर्थ है। तो उसके बाद हम जब इधर आते हैं तो इधर भी वो चीज़, तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। ये जेन ज़ी भी ठीक हो जाएगी, अल्लाह करे ठीक हो जाए, क्योंकि वो जो ये एक जो एलिमेंट ऑफ मैं है हमें हमेशा हम ये इनको ठीक करने में ना वो कोई ट्रेंड आएगा, वो योगा और ये सारा कुछ और मेडिटेशन और सब के बाद वो ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो उनके ये थोड़े वाले इलाज होंगे, वो भी कूल वाले इलाज होंगे ना, तो फिर ठीक हो जाएंगे। इमीडिएटली अभी इसके बाद क्या प्रोजेक्ट्स हैं? एक तो मैं फिल्म लिख रहा हूँ, और उसके अलावा एक ड्रामा है, उसकी बात चल रही है सना शाहनवाज के साथ। आर यू गोइंग टू डायरेक्ट दैट? यस। तो एक्टिंग भी करोगे ना? हाँ, नहीं उसमें एक्टिंग करूँगा मैं। अब एक्टिंग के साथ डायरेक्शन नहीं कर सकता। कैसे लोग पिटते हैं। मेजर सवाल जब आप आते हैं शो पे तो वो कहते हैं कि जी इकरा को तो हम फिर भी देख लेते हैं चीज़ों में, वो तो बिल्कुल ही जो है जब उनका मूड नहीं होता तो गायब ही हो जाते हैं। मैं अब वाकई वापस कॉमेडी करना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले करता था। हाय प्लीज़ कुछ फनी सा बनाते हैं। है ना, कुछ फनी चीज़ें करनी चाहिए बस। बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को, खास तौर पे। रो के हर ड्रामे में रोना, मुझे तो आई जस्ट डिड दिस। बट जो ड्रामा में डायरेक्ट कर रहा हूँ वो सीरियस है। व्हाई आरंट यू क्रिएटिंग कॉमेडी कंटेंट देखिए, कॉमेडी कंटेंट एज अ डायरेक्टर हमारे यहाँ क्योंकि आप खुद भी नहीं करना चाहते ना, वही वाली बात है। हमारे यहाँ कॉमेडी कंटेंट सस्ता है बहुत। आप इतनी मेहनत करके चीज़ बनाए, वो इतनी सस्ती बिकती है। आई डोंट नो क्यों। कॉमेडी तो बहुत मुश्किल चीज़ है, महंगी बिकनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ सस्ती बिक रही है, इसलिए जो टीवी पे कॉमेडी हो रही है वो सस्ती दिख भी रही है। वो लगता भी है कि जैसे बस मतलब। फिर हमारे यहाँ कॉमेडी की कास्टिंग ऐसे नहीं होती कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर या टाइमिंग अच्छी है इसको ले लो। ऐसी होती है कि बस ये मशहूर है इसको ले लो, चाहे उसकी टाइमिंग हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। और वो एक होता है कि और डेकोरेटिव पीस के तौर पे एक दो खवातीन डाल दी जाती हैं जिनका कोई काम नहीं होता। हाँ, उनका ताल्लुक भी नहीं है कॉमेडी से। अच्छा ये बताइए कि फिल्म कैसी, यासिर हुसैन कैसी फिल्म बनाएंगे? ये भी हमने एक टीजर अपने व्यूअर्स को दिया था ब्रेक से पहले कि बिकॉज अभी बहुत किस्म की फिल्में बन रही हैं। आपका जॉनरा क्या है? जब कोई यासिर हुसैन की फिल्म जब इंशाल्लाह लगेगी तब हम आपको ऑब्वियसली आपको बुलाएंगे भी और आपसे डिस्कशन भी करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा? जैसे मैंने टीवी पे एक्टिंग या थिएटर में एक्टिंग किया ना, वो इस तरह की है कि मैंने सीरियस रोल्स भी किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं और कॉमेडी भी किया। इसी तरह मैं चाहूँगा फिल्म्स भी ऐसी बने जो मैं 3 फिल्म्स पे काम कर रहा हूँ अभी एज राइटर, और उसमें से एक जो है वो एक सोशल मैसेज है, एक डार्क है थोड़ी सी, एक कॉमेडी है और एक लव स्टोरी है, बट मसाला है। तो हर तरह की मूवी होनी चाहिए। आपको नहीं हर तरह की मूवीज पसंद आती? जब हम देखते हैं हमें हर तरह की फिल्म पसंद आ सकती है। बिल्कुल। कोई भी जॉनर आपको पसंद और आता है। अच्छी बनी हुई फिल्म हो ना, इट डजंट मैटर अगर, एंड आई डोंट लाइक हॉरर मूवीज, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हॉल उठते हैं, लेकिन आई हैव वॉच्ड अ फ्यू गुड हॉरर मूवीज। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि इतनी तारीफ सुनी कि बंदे ने कहा कि यार चलो हिम्मत करके ये कौन सी घर की सारी बत्तियां ऑन मैंने कर। और मेरी बीवी ने तो सारी जितनी पड़ी है ना नेटफ्लिक्स पे वो सब देख ली हॉरर। अच्छा अल्लाह का शुक्र है मैंने नेटफ्लिक्स पे तो कोई भी नहीं देखी, क्योंकि वो जैसी आती है मैं उसको कह देती हूँ रिमूव फ्रॉम लिस्ट, मेरी शक्ल से हटा दो उसको। बट द पॉइंट इज कि ना हर बंदे का अपना एक जॉनरा होता है। बट देखिए रोमांटिक कॉमेडी टाइप ऑलमोस्ट सारे ही देख लेते हैं, और अगर अच्छे पैगाम वाली फिल्म हो तो वो हर जनरेशन देखना चाहती है। अच्छे पैगाम वाली फिल्म में ना हम फिल्म बनाते हुए प्रीची हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हम प्रीच करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट से एंड तक उसमें सिर्फ मैसेज ही होता है। बट जॉयलैंड वाजंट प्रीची, वाज इट? मैंने अब तक जॉयलैंड नहीं देखी क्योंकि मैं उसका अनसेंसर्ड वर्जन देखना चाहता हूँ, और अगर उसके डायरेक्टर देख रहे हैं ये, वैसे मैं आपको इंस्टा पे भी रब्ता है मेरा, तो मुझे दिखा दें। मैं तुम्हें डायरेक्ट नंबर दे देती हूँ उसको फोन करके। हाँ, मैं लाहौर आया हूँ, मुझे दिखा दें। मैं उससे पोस्टर मांग रही हूँ तब से। हाँ। वो जो एक सलमान तूर ने डिजाइन किया ना पोस्टर, मैं आपको दिखाऊंगी भी जब शो कंप्लीट होगा। तो आपको मारिया भी के कपड़े नहीं पसंद? आगे बढ़ते हैं हम।
ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला मारिया बी को हिदायत दे। और वो जो एक सोशल मीडिया विजिलेंटी बनी हुई हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादती के ज़ुमरे में जा रहा है। इंसान ज़रूर कमेंट करे, बात करे, बट इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि यू नो व्हाट आई मीन। सो इट्स वन ऑफ दोस थिंग। हमारे पास एक तस्वीर है आपकी, वो भी हम दिखाना चाह रहे हैं व्यूअर्स को। आपने एक बहुत ही अमेजिंग, आई थिंक ये टेली फिल्म थी जो आपने की थी, राइट? और इसमें जो आपने कैरेक्टर लगा भी दें आप, हाँ ओके, देयर इज़, मैंने दुनिया में बहुत से मर्द हैं जो फीमेल रोल कर सकते हैं, आप एक लुक होती है ना, हाँ, बहुत मर्दाना है। कुछ अच्छी बात है, और कुछ समझ नहीं आई ये क्या था। ये इसका नाम था हेल्प मी दुर्दाना, और ये एक बिग बैंग की और production ये थी। इसकी मीम्स भी बड़ी बनी थी। हेल्प मी दुर्दाना की, हाँ वो तो वो फिल्म की वजह से थी। फिल्म की वजह हमने से तो भी उस थी? फिल्म से ही ये नाम निकाला था। अच्छा, okay. हुमायूं सईद साहब की जो फिल्म थी, और ये एक टेली फिल्म थी। टेली फिल्म थी। इसमें महमूद साहब जो हैं वो मेरे कोई ऑपोजिट। यकीन कर सकता है कि ये खूबसूरत खातून यासिर हुसैन है? मैं अच्छा इसमें खुद की खूबसूरत तो आप नहीं एक ख्याल बहुत लगा। खुश शक्ल आदमी हैं, लेकिन आप खूबसूरत आदमी नहीं, आप एक हैंडसम आदमी हैं। थैंक यू। तो आप हैंडसम से खूबसूरत खातून। ये मैं इस फिल्म में उसका उष्णा का हीरो था और महमूद साहब की हीरोइन था। इस नोट पे हम शो ही क्लोज करेंगे। इस नोट पे सिर्फ शो क्लोज करना बनता है और कुछ नहीं हो सकता। यासिर हुसैन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जैसे हो वैसे ही रहो। Okay. उसी कैपेसिटी में बेहतर होना है तो हो, उस तरह का नहीं होना जिस तरह दूसरे चाहते हैं आप हो जाए। ठीक है। क्योंकि आपको देख के हमें भी हौसला होता है कुछ बस ना दो कुछ दो बोलने तीन लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं ना चेंज हूँ, तो मैं नहीं हूँगा। का। हाँ, एक इकरा हो गई। हाँ जी, एक इकरा। आपकी चमची फैन गर्ल हो गई, फैन आंटी हो गई, और तीसरा कौन है? दो लोग तो मैंने गिन लिए हैं, तीसरा कौन नहीं चाहता कि आप बदले? नहीं, और भी बहुत अच्छा। बाय द वे अन्य ये लोग जो मैंने सूसा भी भी नहीं किया चाहते, था, हाँ। ये सज्जल ने भी पिछले दिनों किसी तस्वीर पे किया है, मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं कह सका, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये वो उसमें जो हिंदुओं को फॉलो आए हाय, कर हम कहते हैं माफ कर दो, क्या हो गया? ये भी। और दूसरा, सिंध अगर आप जाएं कभी, हमारे पाकिस्तान में सिंध माँ सब ये करते हैं आपसे जब अब मिलते जो हैं तो। ऐसा करके, हाँ बिल्कुल हाँ जी। सही। तो साईं। कोई साईं, हाँ। तो ये बुरी चीज नहीं है इतनी भाई, क्या होगा, आपके ही हाथ है। कोई भी बुरी चीज नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब ये ले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस कर दें। बड़ी मैं तंग आ गई हूँ। मतलब मुझे पता है कि सबका दिल चाहता है उनके सोशल मीडिया की फॉलोइंग बढ़े, मुझे पता है सबको फॉलोअर्स की पड़ी हुई है आजकल सिर्फ, लेकिन कोई तो हया करें, कुछ तो छोड़ दिया करे, साह लेने दे लोगों को। जिंदगी में अगर किसी चीज के बारे में आपने बोलना है तो ऐसी चीज हो जहां पे आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो दुनिया में ज्यादती हो रही है। कोई हाथ ऐसे रख लेता है तो प्रॉब्लम है, कोई ऐसे बैठ जाए तो मर्दाना हो गई है, वो जनाना हो गई है, वो ऊंची हो गई है, नीची हो गई है, बंदा ये है। प्लीज खुश रहे। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। और इसी नोट पे कुछ गाना सुना के शो बंद कर दो, वरना शायद शो पक्का ही बंद हो जाए मेरी इन बातों पे। हाँ जी। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईया कई बरसातां। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईया कई बरसातां। टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटिया रातां। आवी जाना सता वसदा प्यार दा ए रुतां सोहणिया मुड़ नहीं होणिया। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। थैंक यू।